नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम रियल स्टेट की रियलिटी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और चलिए आज बात करेंगे राजधानी भोपाल की। आम आदमी का काम अगर सर्वाधिक कहीं पड़ता है तो वो है राजस्व विभाग। इसके बाद भी विभाग के अफसरान अपनी कार्यशैली बदलने को तैयार नहीं हैं। इनमें भी वे अफसर खास तौर पर जो बड़े शहरों में लंबे समय से पदस्थ हैं, इनमें भोपाल का मामला तो अलग ही है। यहाँ पर सरकार से लेकर शासन प्रशासन तक के सभी छोटे से बड़े अफसर बैठते हैं, इसके बाद भी राजस्व प्रकरणों के निराकरण की गति रफ्तार नहीं पकड़ पा रही है। यही वजह है कि भोपाल को इस मामले में अंतिम 10वें स्थान पर रखा गया है। यह स्थान हाल ही में इस मामले में जारी की गई रैंकिंग में मिला है। जारी की गई रैंकिंग में भोपाल को नीचे से 6वें नंबर पर रखा गया है। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर जैसे बड़े जिलों के अलावा अनूपपुर, उमरिया जैसे छोटे जिले भी भोपाल से अच्छा काम कर रहे हैं। यही वजह है कि ये जिले भोपाल से बहुत आगे है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा राजस्व महाअभियान के दूसरे फेज को लेकर की गई वीसी के दौरान भी यह बात सामने आ चुकी है। इसके बाद भी हालात नहीं सुधर रहे। बीते एक साल में भोपाल जिले में नामांतरण, बंटवारे आदि के 85,901 आवेदन आए, जिनमें से 72,623 यानी 84.54% आवेदनों को निराकृत किया गया। 13,278 यानी 15.54% मामले अब भी लंबित बने हुए हैं। इससे पूर्व सरकार इसी साल लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए 3 माह के लिए महाअभियान का प्रथम चरण चला चुकी है। इस मामले में जिले के वरिष्ठ अधिकारियों का यह कहना है कि पहले चरण में ही अधिकांश लंबित मामलों का निराकरण कर दिया गया था। उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव की वजह से फिलहाल लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है। कोलार की अगर हम बात कर लें तो राजधानी भोपाल का कोलार जो है वो सर्वाधिक खराब स्थिति में है। भोपाल जिले की बात की जाए तो जिले के तहत आने वाली हुजूर तहसील में सबसे खराब स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर महज 77% मामलों का ही निराकरण हुआ है। यहाँ पर 19,423 आवेदन आए थे, जिनमें से 14,991 प्रकरणों का निराकरण हुआ है, जबकि 4,432 शेष है। और इसी तरह से शहर तहसील में 607 आवेदनों में से 509 का निराकरण हुआ, जबकि 98 मामले अब भी लंबित हैं। तो ये जो हालात है वो राजधानी भोपाल के बने हुए हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो प्रतिक्रियाएं हैं वो देखने को मिल रही है। और लगातार इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की वजह से जो मामले बढ़े हैं, जिन मामलों में वृद्धि हुई है, उन मामलों की संख्या बढ़ी है। और चलिए चर्चा करेंगे। इसी पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार सौरभ दुबे। सौरभ जी बहुत स्वागत है। शिवराज कुशवाहा समाज सेवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवराज जी बहुत स्वागत है। और इसी के साथ तनुज दीक्षित अधिवक्ता जो है, तनुज जी बहुत स्वागत है। सौरभ जी, शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगी। कैसे देख रहे हैं राजधानी में जो मामले जमीन प्रकरणों को लेकर लंबित हैं? कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, जैसे कि हम लगातार बात करते हैं कि अफसरों की यहाँ पर लापरवाही एक बार फिर से हम देख पा रहे हैं। राजधानी भोपाल ऐसे मामलों में 10वें स्थान पर आ गया है। लगातार इसको लेकर, जैसे कि मैंने पूर्व में भी जिक्र किया कि पूर्व सरकार इसको लेकर पहला चरण जो है वो चला चुकी है महाअभियान को लेकर। अब मोहन सरकार ने भी इसको लेकर सख्ती से कार्रवाई करने के आदेश दिए, उसके बाद भी इतने मामले लंबित हैं। ऋषिका, मैं आंकड़ों के तौर पर नहीं देखता। और सरकार के जहां तक आदेश की बात रही, आप देखिए कि आदेश तो सरकार बहुत सारे देती है और देती रही है। पिछले तकरीबन 20 साल से एक ही पार्टी की सरकार है जिसने बहुत आदेश दिए हैं, बेहतर बेहतर आदेश दिए हैं। परंतु उन आदेशों का पालन कौन कराएगा और कैसे कराएगा? राजस्व विभाग में कर्मचारियों की कमी है। अधिकारियों पर आप पूरी जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। अधिकारी हैं, मैं मानता हूं कि हर विभाग में अधिकारियों का जो रवैया जनता के प्रति होना चाहिए, वो सभी का रवैया वैसा नहीं रहता। कोई लोक सेवा के ध्यान में रख के नहीं काम करते बहुत सारे, मैं ऐसा कहूंगा। लेकिन आप जब स्टाफ ही नहीं होगा, स्टाफ की कमी होगी, तो आप कैसे बेहतर लोगों को सुविधाएं मुहैया करा पाएंगे? आप ये देखिए, मैंने खुद देखे हैं बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो दशकों से लंबित हैं। मैं ग्रामीण क्षेत्र से बहुत जुड़ा रहा हूं और मैंने देखा है कि कैसे सरकारी स्कूल भी एक किसान की जमीन पर बन जाते हैं और उसके बाद किसान
दर बदर ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाता है। ये कोई और बात नहीं। जब सरकारी विभागों के मामले ऐसे हों, फिर उस किसान को शिक्षा विभाग के चक्कर काटने पड़ते हैं, राजस्व विभाग के चक्कर काटने पड़ते हैं, न्यायालय के चक्कर काटने पड़ते हैं और जगह जगह गुहार लगानी पड़ती है, फिर भी उसका समाधान नहीं होता। क्योंकि हमारी ये प्रक्रिया ऐसी है, अदालती प्रक्रिया हम जानते हैं कि अदालत में कितना वक्त लग जाता है, और जिसकी जेब खाली हो उसे अदालत की तरफ तो देखना भी गवारा नहीं। वहां वकील को फीस देनी होती है और भी तमाम तरह के खर्चे होते हैं, आना जाना, ये बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर विभागीय स्तर पर सुलझा ली जाए तो इतनी समस्या ना हो, इतनी मुश्किल ना हो। लेकिन विभागीय स्तर पर सुलझे कैसे? सरकार की भी मंशा होनी चाहिए, महज आदेश देने से नहीं होता। सरकार की यदि मंशा है, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को अभी जिम्मेदारी मिली है, मैंने मान लिया पार्टी भले ही कोई हो, लेकिन अगर जिम्मेदारी मिली है, मंशा है, तो बाकायदा निगरानी हो और एक सिस्टम बने। यूं ना हो कि पटवारी के पास में आने जाने के लिए ही जो खर्चा दिया जाता है पटवारी को, वो बेहद कम होता है सीमांकन के लिए। अब पटवारी का जब खर्चा नहीं निकलेगा आने जाने का, जो आपने कम उसे पैसा दिया है, तो वो सीमांकन के लिए कैसे जाएगा? हमने देखा है कई मामलों में पटवारी ये कहते हुए नजर आते हैं और फिर ये कहते हैं कि अब क्या करें, हमारी तो मजबूरी है किसान से कुछ लेना। तो बहुत सारे पटवारी मजबूरी अपनी बताते हैं, ऑफ रिकॉर्ड बताते हैं, ऑन रिकॉर्ड नहीं बताते। ठीक है, यहाँ पर सौरभ जी जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो मामले अगर लंबित है तो पूरा जो ठीकरा है वो अधिकारियों के ऊपर नहीं फोड़ा जा सकता, कहीं ना कहीं कर्मचारियों की भी कमी है। शिवराज जी हमारे साथ बने हुए समाज सेवी, शिवराज जी आपके पास आना चाहूंगी और इसी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगी। किस तरह से आप देख रहे हैं, अधिकारियों की लापरवाही या फिर कर्मचारियों की कमी? चलिए, शिवराज जी से शायद संपर्क नहीं बन पा रहा है। तनुज जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए आंकड़े जो बताए उसके बेसिस पर भी, और जो अभी सौरभ जी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं कर्मचारियों की कमी है, उस वजह से ये मामले जो लंबित होते जा रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि रोजाना आपका इस तरह के आंकड़ों से आमना सामना होता रहता है, आंकड़े क्या कहते हैं? ये जो मामले लंबित है इनके पीछे का कारण क्या है? क्या वाकई सौरभ जी जैसा कह रहे हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कर्मचारियों की कमी होना भी इन आंकड़ों में जो वृद्धि हो रही है वो है, या फिर जिस तरह से अधिकारियों की ओर से ये कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव थे इस वजह से इन आंकड़ों में वृद्धि हुई है, उसकी संख्या और ज्यादा बढ़ी है, ये एक कारण है? देखिए ऋषिका, क्या है जो इस तरीके के प्रकरण होते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स के, इसके अंदर एक चीज मुझे लगता है कि जिस तरीके से भारत के अंदर अभी 3 नए कानून आए, सभी को पता है, क्रिमिनल लॉ, उसके अंदर एक सीआरपीसी जिस तरीके से भारतीय न्याय संहिता जो है वो फिर से एक सुरक्षा संहिता जो है बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत करी गई है। ठीक वैसे ही मुझे लगता है कि इसी तरीके की प्रोसीडिंग्स के लिए स्टेट गवर्नमेंट को भी कोई एक कानून बनाने की आवश्यकता है, जिसमें कि जितनी भी दलीलें हैं, जितने भी केसेस हैं जो इतने पेंडेंसी में जाते हैं। देखिए बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कानून आने के बाद से कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है उसको टोटल ही जो समय दिया है वो 3 वर्ष का समय दिया है, केस लगने से लेकर डिसीजन आने तक के लिए। ठीक वैसे ही इस तरीके का कोई कानून होता है जिसके अंदर रेवेन्यू डिपार्टमेंट या समस्त प्रदेश के जितने भी विभाग हैं उनकी एक समय सीमा तय करने वाला एक कानून हो, उस कानून के अंतर्गत उनकी एक ड्यूरेशन फिक्स्ड हो कि आदमी जब केस लगाएगा तो कितने समय में उस प्रकरण का निराकरण होगा और कितने समय में उसका डिसीजन आएगा। तो मुझे लगता है जब तक ऐसा कोई कानून नहीं आता तब तक इस तरीके से जो ढील पोल या इस तरीके से जो काम है वो इसी तरीके से चलते रहेंगे। ऋषिका, ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पर बताया तनुज जी कि कोई ना कोई कानून इस तरह से स्टेट गवर्नमेंट को भी लेकर आना चाहिए, बीएनएस का, क्योंकि आपने यहाँ पर जिक्र किया। अब देखिए नई जो न्याय संहिता की हम बात करें, क्योंकि पहले दंड को लेकर हम बात करते थे, अब हम न्याय को लेकर बात करते हैं, और वही न्याय की अब मध्य प्रदेश में जरूरत है। और खासकर जब हम राजधानी की बात कर रहे हैं तो राजधानी में अगर इस तरह से मामले लंबित है, और जैसे कि आपने बताया कि कहीं ना कहीं एक लॉ इसके लिए या फिर एक अलग से कानून बनाया जाना चाहिए, इसको लेकर हम ये देख रहे हैं तनुज जी, क्योंकि पहले की भी अगर हम बात करें, पूर्व सरकार ने भी इसको लेकर कुछ कानून बनाए थे, कुछ सख्तियां उस समय भी बढ़ती गई थी। जैसे कि अभी बताया कि महाअभियान इसको लेकर चलाया गया था, और एक टीएल मीटिंग भी होती है तनुज जी, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे, जिसमें समय सीमा जो है वो निर्धारित कर दी जाती है, हर हफ्ते एक टीएल मीटिंग रखी जाती है। तो
उसको लेकर, क्योंकि ये जो प्रकरण सामने आए हैं इनकी समय सीमा भी निर्धारित की जाती है कि 7 दिन के अंदर या फिर 14 दिन के अंदर आपको इन मामलों का निराकरण करना, समाधान करना है। फिर उस मीटिंग में क्या होता है जब इस तरह के प्रकरण लंबित होते जा रहे हैं? लोकसभा चुनाव के बाद से क्या अभी तक एक भी टीएल मीटिंग नहीं हुई जिसके बारे में लगातार बातें की जाती है, जिसमें इस तरह के प्रकरणों का समाधान होता है? देखिए, मीटिंग तो निरंतर होती रहती है, बट बात यही है कि प्रकरण भी कई सारे होते हैं, हजारों की तादाद में प्रकरण हैं। मीटिंग में किस प्रकरण पे चर्चा हो रही है, किन पे नहीं हो रही, ये भी ध्यान देने योग्य चीजें रहेंगी। और जिन प्रकरणों पे अगर ध्यान दिया जा रहा है और जिन पे नहीं दिया जा रहा है, तो उन पे भी ध्यान डलवाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ एक कानून, तो आपने कहा कई तरीके के हैं, तो ये बात भी सही है, कई तरीके के कानून है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, प्रोसीडिंग को लेकर के समय सीमा, जो एक समय अवधि है, वो अभी विशेषकर से कुछ इतनी ज्यादा निर्धारित रूप से तय नहीं है। और इसी चीज का जो है कई बार फायदा जो है अधिकारियों को या प्रशासन में काम कर रहे लोगों को मिलता है, और जिस वजह से कई सारे प्रकरण ना चाहते हुए भी लंबे समय तक लंबित रह जाते हैं। लोगों को समय उचित न्याय नहीं मिलता, और ऐसी कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खास करके देखिए, जब हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करते हैं, तो कई सारे प्रकरणों में कब्जे की लेकर, बंटवारे को लेकर, बटांकन को लेकर के ऐसे कई सारे मैटर्स हैं, जिसके अंदर पे क्या भविष्य है, क्या करना है, 8-8, 10-10 साल निकल जाते हैं, कोई रूपरेखा ही नहीं बनती। ऐसे बहुत सारे मैटर्स में मैं खुद भी देखा हूँ, और मुझे लगता है कि जल्द से जल्द इन सभी मुद्दों पर जो है एक सरकार को सरोकार के साथ में और एक अच्छे रूप में इसको काम करके और निराकरण करना चाहिए जल्द से जल्द ठीक है, लंबित मामलों को ठीक है लेकर। तनुज जी। और चलिए, हमारे साथ समाज सेवी शिवराज कुशवाहा जी भी जुड़ गए हैं। शिवराज जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। सौरभ जी की बातों को भी आपने सुना, तनुज जी की बातों को भी आपने सुना। आप किस तरह से इस मामले को देखते हैं? पहले तो प्रतिक्रिया इसी पर आपकी चाहूंगी। और क्या कारण आप मानते हैं? क्या वाकई अफसरों की तरफ से जो तर्क दिया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की वजह से इन मामलों में वृद्धि हुई है, वही कारण है जो इतने मामले अभी तक लंबित है और राजधानी भोपाल सबसे पीछे आ गई है मामलों के समाधान में? आम जनता सिर्फ न्याय के लिए भटक रही है, अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि चुनाव एक अलग मैटर था, अभियान अपनी जगह है, लेकिन जब हम देख रहे हैं कि गांव-गांव में हमारा जमीन का आवंटन का, नामांतरणकरण का जो अभियान है बहुत अच्छा दे रहा है, भोपाल क्यों नहीं? क्या यदि हम इसे माने कि चुनाव था लोकसभा शायद इसलिए भोपाल में नहीं हुआ, तो ये कहना तो गलत है, क्योंकि लोकसभा तो पूरे प्रदेश में चुनाव था और सब जगह फिर वही स्थिति होना चाहिए। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि हमारे वर्तमान समय में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जो अधिकारी कर्मचारी पैसों के लेन देन में लगे हैं, वही सबसे मुख्य बात है। चाहे वो बड़ा अधिकारी हो, चाहे वो छोटा कर्मचारी हो। जब एक छोटा सा आवेदन भी जाता है तो वो बिना पैसों के तो कागज आगे बढ़ते ही नहीं हैं। और यही कारण है कि जब कागज ही आगे नहीं बढ़ेंगे तो कार्रवाई कैसे होगी। दूसरा, अभी अनुज जी ने कहा भी कि शासन उनको, अधिकारियों को वहां तक जाने का पैसा ही बहुत कम देती है, तो कैसे करे? तो सीधा सा है कि जब उनको पैसा कम मिलेगा तो कहीं ना कहीं से वो लेंगे, और जब थोड़ा सा लेने की बात करते हैं तो वो थोड़े थोड़े में बहुत हो जाता है, और ऐसे कारणों से हमारे ये पूरे मामले लंबित चल रहे हैं और भोपाल की आज ये स्थिति है। ठीक है शिवराज जी। सौरभ जी, लेकिन कहीं ना कहीं जब इस तरह के मामलों की हम बात कर रहे हैं तो देखिए, अफसरों की यहाँ पर बात की जा रही है, क्योंकि उनकी तरफ से ये तर्क दिया गया, जैसे कि अभी शिवराज जी ने कहा कि ये एक अलग मसला है, वो एक अलग मसला है, लेकिन अफसरों की तरफ से ये तर्क दिया गया। खास तौर पर जो बड़े शहर है, जहाँ पर लंबे समय से जो अधिकारी पदस्थ हैं, एक कारण ये भी हो सकता है, अभी उन्होंने पैसों के लेन देन की बात की, तो जो लंबे समय से अधिकारी वहां पर टिके हुए हैं, अफसर वहां पर टिके हुए हैं, जिनके ट्रांसफर किसी वजह से रुक गए हैं या हुए नहीं है वो ट्रांसफर किसी वजह से, तो हो सकता है कि बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि जो वहां पर लंबे समय से हैं वो इन मामलों को ढील देते जा रहे हैं। सौरभ जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी अनिशिका जी, मेरे पास आपकी आवाज आ रही है। सौरभ जी, जैसे कि अभी शिवराज जी ने कहा कि कहीं ना कहीं पैसों को, लेन देन को लेकर एक जो बात सामने आती है लगातार, और इसके साथ ही क्योंकि खास तौर से अगर बड़े शहरों की हम बात करें तो लंबे समय से कई अफसर ऐसे हैं जो वहां पर अभी तक पदस्थ हैं। आमतौर पर हम देखते हैं कि 2.5-3 साल में ट्रांसफर अफसरों के कर दिए जाते हैं। इस वजह से जो नए अफसर आते हैं उनकी नई कार्यशैली होती है, काम करने का अपना एक तरीका होता है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। लंबे समय से जो पदस्थ अफसर हैं वो इसमें ढील डाल रहे हैं, या फिर पैसों के लेन देन के लेकर जो शिवराज जी बात कर रहे हैं उसकी वजह से ये जो मामले हैं वो लंबित होते जा रहे हैं। ऋतिका जी, दोनों ही बातें अपनी जगह पर मुनासिब हो सकती हैं, लेकिन हमें एक पारदर्शी सिस्टम बनाना होगा, और पारदर्शी सिस्टम
मैं या शिवराज कुशवाहा जी या तनुज जी या आप नहीं बनाएंगे। ये जिम्मेदारी हम सभी ने सरकार को दे रखी है। अब सरकार ये जिम्मेदारी का एहसास करे और एक ऐसा पारदर्शी सिस्टम बनाए जिससे कि जमीन के मामले में आम लोगों को राहत मिल सके। ऐसा ना हो कि उसे दरबदर की ठोकर खाने पर मजबूर होना पड़े। मैं आपको बताऊं कि मैंने ऐसा देखा है कि जो ऑनलाइन रिकॉर्ड है वो उपलब्ध नहीं है जमीनों के। पहली बात, अगर जमीनों के ऑनलाइन रिकॉर्ड उपलब्ध होंगे सभी जमीनों के, तो एक पारदर्शिता बनी रहेगी। दूसरी बात, किसानों की चलिए, कोई तकनीकी समस्या है, सौरभ जी की आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। तनुज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जैसे कि अभी सौरभ जी ने कहा कि एक पारदर्शी सिस्टम बनाने की यहाँ पर ज़रूरत है। ये आप या हम कोई नहीं बनाएगा, ये सरकार को ही बनाने की ज़रूरत है। और जैसे कि आपने कहा था, पहले ही आपने बताया कि स्टेट गवर्नमेंट को भी इस तरह के कोई कानून लेकर आने चाहिए। राजस्व प्रकरणों की जो निराकरण की जो गति है, जिसकी रफ्तार अब धीमी होती जा रही है, कहीं ना कहीं पारदर्शी सिस्टम नहीं है। उसका एक बड़ा कारण ये हो सकता है, या फिर अब इसमें प्रशासन को क्या कुछ नया करना चाहिए, क्योंकि नियम, जैसे कि हमने पहले चर्चा की, आपने भी कहा कि कानून कई तरीके के हैं लेकिन उसे ठीक ढंग से फॉलो नहीं किया जाता और उसकी वजह से ये जो प्रकरण है वो लंबित होते जाते हैं। तो किस चीज की अब जरूरत है, सरकार को क्या करने की जरूरत है? कानून तो बना रहे हैं लेकिन कानून के साथ साथ और क्या नया लाना चाहिए कि जो गति है, रफ्तार जो है वो अब बढ़े और जल्द से जल्द इन प्रकरणों का निराकरण हो? सुशासन, देखिए क्या है, जब तक सुशासन नहीं आएगा और डिसिप्लिन जिसे बोलते हैं, और देखिए रेगुलरिटी क्या होता है, ये बात सत्य है कि चुनावों की वजह से प्रदेश ही नहीं राष्ट्र भर में काफी इम्पैक्ट पड़ा है। क्योंकि देखिए अधिकारियों की ड्यूटी जो है वो चुनाव में लग जाती है और इस वजह से काफी सारे काम लंबित ही रह जाते हैं। तो सबसे पहले एक तो डिपार्टमेंट को सिंसियर होकर के किस तरीके से काम को आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर के मीटिंग करने की आवश्यकता है उच्च स्तरीय अधिकारियों की। साथ ही साथ प्रदेश के जो मंत्री हैं संबंधित विभाग के, उन मंत्रियों को भी इस पे फॉलो अप लेना चाहिए कि जो भी केसेस पेंडेंसी में चल रहे हैं उनकी कब तक एक फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसी सुनवाई करके और जल्द से जल्द उनके निराकरण के लिए उपेक्षा की जाती है। लेकिन ऐसा कुछ विशेष रूप से देखने को नहीं मिलता है। तो ये सब चीजें अगर होंगी तो मुझे लगता है जो लंबित मामले हैं वो जल्दी धरातल पे होंगे और जल्द से जल्द उनके अंदर समाधान भी मिलेगा। ठीक है तनुज जी। शिवराज जी, यहाँ पर राजस्व महाअभियान के दूसरे फेज को लेकर जो वीसी की गई थी, मुख्यमंत्री ने उस दौरान ये आदेश दिए थे। ये बातें जब सामने रखी जा चुकी है कि इन जो प्रकरण जो भी लंबित हैं उनमें जल्द से जल्द सुधार हो, जल्द से जल्द उनका समाधान हो, लेकिन अभी तक वो जो प्रकरण लंबित थे वो लंबित ही बने हुए हैं। और अधिकारियों का इस तरह से टाल मटोल करना, ये जो तर्क देना, कितना ठीक है? वर्तमान में स्थितियां आपको क्या लग रही हैं? क्या जो 10वीं रैंकिंग पर राजधानी भोपाल है वो आगे बढ़ पाएगा, या कितनी जल्दी इन जो प्रकरण लंबित हैं उनका समाधान हो सकता है? इस मामले में कुछ कहना मेरे लिए शायद सही नहीं होगा, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि जब वीसी होती है तो वीसी की एक समय सीमा तय है। अधिकारियों को वहां बैठना होता है, वहां पे सारी समस्याओं का समाधान भी देना होता है। लेकिन केवल मुझे लगता है कि यदि वहाँ सीएम साहब ने कलेक्टर साहब को बोल दिया, कमिश्नर साहब को बोल दिया और कलेक्टर ने अपना वीसी करके अपने अधीनस्थ अधिकारियों को बोल दिया, तो वो तो फिर वीसी चलती रहेगी। हमें एक टाइम लाइन तय करना पड़ेगा कि कितने दिन में कौन से मामले कहाँ तक जाएंगे और सभी अधिकारियों को ग्राउंड लेवल तक पहुंचना पड़ेगा। यदि हम कह रहे हैं कि कमिश्नर साहब कोलार आकर विजिट कर गए और तहसील का निरीक्षण कर गए, तो तहसील निरीक्षण करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए कितने प्रकरण थे, कितने हैं और कब तक खत्म होंगे। तो इस तरह से यदि हम अपने अधिकारियों को एक टाइम लाइन पर संख्या कम करने की बात करेंगे तो संभव है कि हाँ, हम शायद हमारी रैंकिंग में सुधार हो। अदरवाइज हम वही स्तर रहेगा, कहीं ऐसा ना हो कि हम उससे और बुरी स्थिति में पहुंच जाएं। ठीक है शिवराज जी। सौरभ जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगी। आपकी बात भी अधूरी रह गई थी। और ये देखिए, 85,000 जो भी आवेदन आए उनमें से मात्र 72 का निराकरण हुआ। बाकी के जो बचे हुए 13 हैं, क्या लग रहा है आपको? जो 15% अभी मामले लंबित हैं, कब तक उनमें वर्तमान की स्थिति क्या कहती है? कब तक इन प्रकरणों का समाधान हो जाएगा? टीका जी, मैं शिवराज जी की बात से इत्तेफाक रखता हूं कि महज निरीक्षण करना अधिकारी का मकसद नहीं होना चाहिए। मामले कम होने चाहिए, लेकिन
दुर्भाग्यवश मैं ये देख चुका हूं कुछ मामलों में कि अधिकारी मामले निराकृत करने पर जब जोर देते हैं उन्हें लगता है कि ये संख्या बढ़ गई है। मसलन सीएम हेल्पलाइन में हमने देखा है तो वो फर्जी निराकरण दर्शाने लगते हैं। कोई संतुष्ट नहीं होता, मूल समस्या का निराकरण नहीं होता और केवल आंकड़े कम कर दिए जाते हैं। तो जब तक नियत बेहतर नहीं होगी अधिकारियों की, जब तक सरकार की मंशा बेहतर नहीं होगी, जब तक नकेल नहीं कसी जाएगी, तब तक उम्मीद नहीं की जा सकती। तब तक तो सिर्फ खाना पूर्ति का ही विश्वास किया जा सकता है, जो कि एक आंकड़ों की खाना पूर्ति होगी। जब खबरों में ये मसला बढ़ेगा, अभी जैसे कि आपने प्रकरण उठाया, तो सरकार की तरफ से प्रेशर आएगा और जब प्रेशर आएगा तो निराकरण कर दिए जाएंगे, नंबर कम कर दिए जाएंगे। कोई संतुष्ट हो या कोई संतुष्ट ना हो, कोई की समस्या खत्म हुई हो या किसी की समस्या खत्म नहीं हुई हो, लैंड रिकॉर्डिंग स्कैनिंग मामले का मैं आपको सत्य बताता हूं। सरकार ने एक निजी कंपनी को कुछ साल पहले काम दिया लैंड रिकॉर्ड, जमीनों के रिकॉर्ड जो होती हैं उनको स्कैन करने का, ताकि ऑनलाइन किया जा सके। अब निजी कंपनियों ने अपनी कर्मचारियों से कहा कि भाई जल्दी स्कैन करना है, क्योंकि मामला व्यवसाय का है। कंपनी का उद्देश्य होता है लाभ कमाना, जल्दी करके देंगे तभी ना कंपनी को फायदा होगा। अब जो कर्मचारी थे उन्होंने लैंड रिकॉर्ड को स्कैन करना शुरू किया, जल्दबाजी में जैसा हुआ वैसा स्कैन किया, उसकी गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया कि ऑनलाइन रिकॉर्ड सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे, और उसके बाद में ढूंढने परेशानी की वही मशक्कत। और जहां कहीं कोई मुश्किल आई कि कोई गड़बड़ी हुई या रिकॉर्ड नहीं मिला, तो कंपनी का छोटा सा कर्मचारी जिम्मेदार, जिसके पास में सरकारी नौकरी भी नहीं है, उसको आप निकाल दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, दूसरी प्राइवेट नौकरी मिल जाएगी। ये हाल है। इसलिए सरकारी व्यक्ति जो काम कर सकता है वो निजी कंपनी का व्यक्ति नहीं कर सकता। भर्ती सरकार को खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकारी नौकरी वाला एक जिम्मेदार व्यक्ति होगा, उसको डर होगा कि कहीं ऐसा ना हो कोई मुश्किल हो जाए तो नौकरी चली जाए। सरकारी नौकरी वाले व्यक्ति को डर रहता है। कह रहे हैं सौरभ जी, कहीं ना कहीं जैसे कि आपने कहा कि भर्ती भी सरकार को ही करनी होगी और ऐसे मामलों पर सख्ती भी सरकार को ही करनी होगी। और जैसे कि आपने पूर्व में कहा था कि पारदर्शी सिस्टम की यहाँ पर जरूरत है। अगर पारदर्शिता ऐसे मामलों में आ जाएगी तो कहीं ना कहीं ये जो मामले अब लंबित हो रहे हैं इनकी संख्या में कमी आएगी। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो जमीनों के मामले में फिलहाल राजधानी भोपाल जो है वो पूरी तरह से पिछड़ चुकी है, क्योंकि जो रैंकिंग सामने आई है वो ये है कि 10वें नंबर पर राजधानी भोपाल है। अभी तक 85,000 से ज्यादा जो मामले हैं आवेदन जिनके आए थे, जिनमें से मात्र 72,000 का निराकरण हो पाया है। जो 13,000 से ज्यादा मामले लंबित बताए जा रहे हैं। अफसरों का ये कहना है कि लोकसभा चुनाव की वजह से इन मामलों में और ज्यादा वृद्धि हो गई, इनकी संख्या में वृद्धि हुई। लेकिन क्या वाकई यही कारण है या सिर्फ अधिकारियों की लापरवाही है ये, और एक पारदर्शी सिस्टम की यहाँ पर बेहद जरूरत है, जैसे कि अभी हमारे मेहमानों ने कहा। आपका फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।